चाइनीज़ वॉल्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझना पड़ेगा कि जब एक बैंक एक कमर्शियल बैंक की तरह और एक इन्वेस्टमेंट बैंक की तरह जब वो दोनों की तरह काम कर रहा होता है तो किस तरह का कन्फ्लिक्ट आता है। सो ये एग्जांपल देखिए, हमने एग्जांपल लिया है एक जेपी मॉर्गन एज अ यूनिवर्सल बैंक। सो जेपी मॉर्गन के पास एक क्लाइंट है वीक लिमिटेड, जो कि उनका कमर्शियल बैंक का जो आर्म है उसमें एक बोरोवर है। तो उन्होंने बैंक से लोन लिया है एंड इस वक्त उनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। सो दैट कंपनी वीक लिमिटेड में डिफ़ॉल्ट ऑन द बैंक लोन। ओके, सो देयर फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ नॉट गुड। सो ये सिचुएशन है कमर्शियल बैंक में। वहीं ऑन द अदर साइड, ऑन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड, इस जेपी मॉर्गन बैंक के पास एक और क्लाइंट आता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, जो कि एक इन्वेस्टर है एंड ही इज़ लुकिंग टू बाय वीक कंपनी। सो ये इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब जेपी मॉर्गन से एडवाइस चाहते हैं कि क्या हमें वीक लिमिटेड में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझें। अगर जेपी मॉर्गन इस डील को कंप्लीट करवा देता है, इस एक्विजिशन को कंप्लीट करवा देता है, तो उसके दो फायदे हैं। पर्सनल बेनिफिट है उसका। सबसे पहला कि जो पैसा वीक लिमिटेड के पास डूब जाएगा वो पैसा डूबने से बच जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, सक्सेसफुल एक्विजिशन की वजह से उन्हें जो फीस मिलेगी वो अलग, राइट। तो अगर वो ऑनेस्ट एडवाइस देना भी चाहे ना स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को, तो वो शायद किसी तरह का बायसनेस उनके डिसीजन में आ जाएगा एंड इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। ऑलराइट, सो ये पहला कन्फ्लिक्ट है। अब दूसरे कन्फ्लिक्ट को भी समझिए। एक और क्या कन्फ्लिक्ट आ सकता है? ये कन्फ्लिक्ट किसी भी प्योर इन्वेस्टमेंट बैंक में भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कमर्शियल बैंकिंग हो ही, बिकॉज एक इन्वेस्टमेंट बैंक में, एक प्योर इन्वेस्टमेंट बैंक में भी दो साइड होते हैं, एक सेल साइड, एक बाई साइड। सेल साइड का मतलब इसको आप इसका जो टर्म है सेल, इससे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेल का मतलब हो गया सिक्योरिटी सेल करना, एंड जब भी हम सिक्योरिटी सेल करेंगे तो बदले में क्या आएगा? पैसे आएंगे। ओके, तो सेल साइड का काम क्या होता है? पैसे रेज करना। तो वो सिक्योरिटीज़ बेचते हैं मार्केट में, बदले में पैसा रेज करते हैं। वहीं ऑन द अदर साइड, बाय साइड का मतलब क्या होता है? बाय करना। क्या बाय करेंगे? सिक्योरिटीज़। कैसे बाय करेंगे? पैसा देंगे, सिक्योरिटी बाय करेंगे। मतलब जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बाय साइड के क्लाइंट्स हो गए, एंड जो लोग पैसा रेज करना चाहते हैं बाजार से वो सेल साइड के क्लाइंट हो गए। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप कन्फ्लिक्ट समझिए। अगर कोई कंपनी पैसा रेज करना चाहती है और वो सेल साइड की क्लाइंट है, मतलब एग्जांपल लिख लेते हैं, कंपनी ए जो कि सेल साइड की क्लाइंट है, जो आईपीओ लाना चाहती है, पैसा रेज करना चाहती है। वहीं ऑन द अदर साइड, बाय साइड में कुछ कंपनी के क्लाइंट्स हैं। यूजुअली बाय साइड के क्लाइंट्स कौन होते हैं? यहाँ देख लीजिए, पेंशन फंड्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, हेज फंड्स, जो उनके पास बहुत मोटा पैसा होता है और वो कहीं इन्वेस्टमेंट का कोई चैनल ढूंढ रहे होते हैं, कोई एसेट ढूंढ रहे होते हैं जहाँ वो अपना पैसा को लगा सके। ओके, सो उनके बाय साइड के जो क्लाइंट्स हैं वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जहाँ वो पैसा लगा सके। तो लेट से उसको हम नाम दे देते हैं कंपनी बी। तो अब आप बताइए, एक तरफ पैसा रेज करने वाला क्लाइंट है, एक तरफ पैसा लगाने वाला क्लाइंट है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करेगा? इस कंपनी बी को बोलेगा कंपनी ए में जाके लगा दो, यस और नो। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, बिकॉज हो सकता है वो ऑनेस्टली कंपनी बी के फेवर में काम ना करे। सो अब इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे डील किया जाए? इसी का सॉल्यूशन है चाइनीज़ वॉल। चाइनीज़ वॉल का मतलब ये नहीं है कि आप बैंक का जो सेल साइड बाय साइड का डिवीज़न है उसके बीच में आप एक ऐसी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह एक दीवार बना दो। चाइनीज़ वॉल का मतलब है एक वर्चुअल वॉल क्रिएट कर दो। वर्चुअल वॉल मतलब जो सेल साइड के क्लाइंट्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एक्सेस नहीं हो कि बाय साइड में क्या हो रहा है, वहीं बाय साइड के क्लाइंट्स को वहीं बाय साइड के एम्प्लॉयज़ को सेल साइड के किसी भी डेटा का एक्सेस ना हो। तो एक बीच में एक वर्चुअल बैरियर क्रिएट कर दो सो दैट डेटा इधर से उधर फ्लो नहीं हो सके। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइनीज़ वॉल, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स में। बिकॉज आपको मैंने पहले भी बताया कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स रेपुटेशन के ऊपर चलते हैं, एंड अगर उनका रेपुटेशन कहीं पे भी स्पॉइल होगा तो वो बैंक ख़त्म है।
तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। एंड इसका मतलब यही है दैट यू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द टू डिविजन्स, जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज ही ना हो। अगर उन्हें पता ही नहीं है कौन क्लाइंट है एक दूसरे साइड का, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। ओके। एंड अगर आपने CFA के बारे में अगर आपने CFA कोर्स अगर ज्वाइन किया है या उसके बारे में अगर आप पढ़े हैं या पढ़ने वाले हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ पे एथिक्स की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस हमेशा रेस किए जाते हैं कि इसने कान लगा के उस साइड की बातें सुन ली, तो अब एथिकली उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, सो दैट थिंग इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्टली डेल्ट विथ एज फार एज द एथिक्स इज कंसर्न। ऑलराइट, सो ये तो हमने इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझा। सेम जो हमारा कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इनफैक्ट ये वाला इशू तो इतना बड़ा हो गया था दैट US में एक एक्ट पास किया गया था दैट आप कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक को एक साथ रन नहीं कर सकते। तो आपको जो अगर कोई एक बैंक आपको छोड़ना पड़ेगा, वो बैन हो गया था। बट फिर 1 से 2 साल के अंदर ही फिर उस एक्ट को वापस लेना पड़ा था गवर्नमेंट को, बिकॉज इस तरह की चाइनीज़ वॉल की जो कॉन्सेप्ट है ये उन्होंने अप्लाई किया बैंक्स ने। एंड फिर ये डिमांड रेस की गई कि ऐसा पॉसिबल कि ऐसा अलाउ किया जाए दैट कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों एक साथ रन कर सके। ओके, सो फिर उस एक्ट को हटा दिया गया। सो एनीवे, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइनीज़ वॉल।